लोग इससे पहले बात कर रहे थे सियासी मंजरनामे के हवाले से। शौकत पराचा साहब से क्या हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, आप गुफ्तगू में ये फरमा रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की वो हालत नहीं है कि वो किसी को टफ टाइम दे सके, बंदे ही नहीं बचे कि सीट एडजस्टमेंट हो सके। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो 16 माह की हुकूमत का उसका बैगेज इतना ज्यादा है साबिक वज़ीर आज़म पर और शहबाज शरीफ साहब पर कि लोगों को कायल करना उनके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है? यही वजह कि कभी वो बलूचिस्तान के दौरे पर होते हैं, कभी वो पंजाब के दौरे पर होते हैं, कभी वो एमक्यूएम से मिल रहे होते हैं। तो मतलब इत्तेहाद के बगैर नून लीग भी हमें आगे हुकूमत में नजर नहीं आई। तो यही वजह है कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेबल्स की सियासत अब करना चाह रहे हैं, जा जाके तराश रहे हैं कि कहां से उन्हें अच्छे इलेक्टेबल्स मिलेंगे, किस जमात से अच्छे इलेक्टेबल्स मिलेंगे। यही पाकिस्तान की सियासत की हकीकत है। इलेक्टेबल्स जी, दो बड़े शहर हैं कराची और लाहौर, वहां तो शायद पब्लिक ओपिनियन मोल्ड होती हो। बाकी जितने पाकिस्तान के 70% रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां तो इलेक्टेबल्स की सियासत होती है। लेकिन यहाँ मैं अगेन आई से कि इलेक्टेबल्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पार्टी से बात हो रही है कि चलें शुजात हुसैन के जितने बंदे हैं, शुजात हुसैन साहब साथ आ जाएं। एमकेएम तो अब उस डेफिनेशन में नहीं आती जिसमें हम इलेक्टेबल्स की टर्म यूज करते हैं। वो तो अर्बन फिनोमिनन है, वहाँ तो मिडिल क्लास के लोग हैं। मे बी वो इतने बड़े नाम या इतने बड़े सरमायादार या जागीरदार ना हो, लेकिन बहरहाल उनकी पावर बेस है। तो इसलिए एक तरह का ग्रैंड अरेंजमेंट किया जा रहा है, क्योंकि शायद मियां साहब के ज़हन में वो 16 माह से हट के आगे वाला जितना मुश्किल टाइम आ रहा है पाकिस्तान की इकानमी के लिए, पाकिस्तान की अपनी, मैं तो समझता हूं कि अगर आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट नहीं होता और ख्वाहिश थी बड़े लोगों की कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। अगर आईएमएफ फिर नहीं आता, आईएमएफ किसी वजह से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो आपको पता है कैसा बन रहा है, आईएमएफ स्टेप बैक करता है, तो मियां साहब के सामने वो वाली चीजें हैं। पूरी जिंदगी मियां साहब डेवलपमेंट, हाईवेज, मोटरवेज को लेके चलते रहे। अब अगर अगली टर्म में वो बन जाते हैं वजीर आजम और फिर वो कुछ नहीं कर पाते, तो उनको तो पिछला किया कराया उस। तो पराचा साहब, आप नहीं समझते कि बहुत देर होती चली जा रही है? कम से कम पार्टी पॉलिसी, पार्टी का मंशूर उन्हें लोगों के सामने रखना होगा। सियासी जोड़ तोड़ तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन वोटर को भी तो राम करना है ना उन्होंने। शायद उनके ज़हन में है कि पंजाब में उन्हें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पीपल्स पार्टी है तो पीपल्स पार्टी के पास यहाँ स्पेस नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए। मसलन मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, उसके बाद सरगोदा और गुजरात और फिर गुजर खान। लाहौर में कहाँ पीपल्स पार्टी इतनी स्ट्रांग है, या फैसलाबाद में या सियालकोट में या गुजरांवाला में, कि वो कोई टफ टाइम दे सके। तीसरी जो फिनोमिनन बनती है उनके मुकाबले में वो पीटीआई है। पीटीआई खुद तितर बितर हो गई, उनके लोग कोई इस्तेकाम में चला गया, कोई किसी पार्टी में चला गया। इसलिए शायद जो हम सोच रहे हैं, मे बी वो मियां साहब ऐसा ना सोचें। वो पहले जो सराउंडिंग्स हैं उनको मजबूत करके कि अगली हुकूमत में अगर उनको एमकेएम चाहिए, काफ लीग चाहिए, बलूचिस्तान में बाप पार्टी के वोट चाहिए, 16 तो टोटल सीटें हैं बलूचिस्तान की, उसमें बाप को 4, 5, 6 मिल सकती हैं मैक्सिमम, लेकिन एक एक नंबर मियां साहब उस पर फोकस कर रहे हैं। तो लिहाजा वो आने वाले वक्त में आने वाली हुकूमत के हवाले से कि किस तरह से इस मुल्क को इन बुरानों से निकाला जाए। पराचा साहब, ऐसा भी लग रहा है कि वो 4 साल जब लंदन में रहे हैं तो वो अपना होमवर्क इस बार मुकम्मल करके आए हैं, और जैसे से आप कह रहे हैं कि एक एक चीज पर फोकस कर रहे हैं, हर किसी से जाकर बात कर रहे हैं, हर किसी से जाकर मिल रहे हैं। तो इसी तनाजुर में जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उनका मुस्तकबिल फिर आप क्या देख रहे हैं? वो भी आपको यही लग रहा है कि नून लीग के साथ ही मिल जाएंगे बिलाखिर? मुझे यही लगता है वो अलायंस की फॉर्म में नहीं होगा जिस तरह काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है। प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ तो सीट एडजस्टमेंट होगी। बहुत सारे लोग जो अगर इन रियल टर्म्स आप देखें जो इलेक्टेबल्स हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ हैं, वहां बड़ा मुश्किल होगा नेगोशिएट करना भी, क्योंकि वो कहेंगे कि हम तो 2018 में जीते हुए हैं, और मोस्टली पंजाब में अगर पीटीआई पहले नंबर पे थी तो पीएमएलएन दूसरे नंबर पे थी। इसलिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि वो कहेंगे हम पहले नंबर वाले हैं, ये कहेंगे आपकी तो पीटीआई पार्टी खत्म हो गई, आपके पास वोटर नहीं है, हमारा बंदा दूसरे नंबर पे था। और फिर अगर 2018 के पीटीआई मुनर्रिफ आदमी को नून लीग
सीट पे एडजस्ट करती है तो क्या गारंटी है फिर इनके अपने बंदे जिनको सीट नहीं मिलेगी। राजा साहब, जो कैनवस आप खींच रहे हैं ना, जो फ्रेमिंग आप कर रहे हैं, उसके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि इस तमाम सियासी जमातों को कोटा मिल सकता है हुकूमत बनाने का। तो फिर ये बताइए हमें, ऑपोजिशन में कौन बैठेगा? राजा रियाज साहब जैसे लोग क्या फिर वापस वहीं पर चले जाएंगे? नहीं, ऐसी बात हरगिज नहीं है। मसलन पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी क्या इस आने वाली कौमी असेंबली में? और जो नेवर नो, जिस तरह बिलावल लेके चल रहे हैं अपना नैरेटिव, वो तो अपोजिशन वाला नजर आ रहा है। और फर्ज किया अगर बिलावल भुट्टो जरदारी भी किसी ग्रैंड कोalition का हिस्सा बनते हैं जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन पीटीआई तो नहीं बैठेगी साथ, तो वो फिर पीटीआई राजा रियाज वाली नहीं होगी, वो पीटीआई गौहर खान वाली पीटीआई होगी। और अगर जेन्युइनली कोई 20, 25, 30 लोग भी बैठ गए तो फिर आप देखेंगे, क्योंकि वो जिस तरह वकीलों के हवाले से बात की जा रही है कि उनको टिकट्स मिलेंगे या उनको सपोर्ट मिलेगी, 15-20 वकील आ गए फर्ज किया, तो फिर तो असेंबली एक कदम आगे नहीं बढ़ सकेगी उनकी मुशावरत के बगैर या उनका पर्सपेक्टिव का इनपुट शामिल किए बगैर। इसलिए ये कोई मोनोलॉग नहीं नजर आएगा जैसे ये 16 महीनों में नजर आया। लेकिन अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो तो काफी मुश्किल दिखाई दे रही है। साथ ही साथ बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर जो गैर शरई निकाह केस है, उसमें अगर हम मुलाजिम के बयान की बात करें, तमाम केसेस उनके देखते हैं, आपको लगता है कि केसेस को अच्छे तरीके से हैंडल किया जा रहा है? साथ ही साथ एक और मामला था बुशरा बीबी की, जो अपने क्लाइंट के साथ बातचीत वो लीक की गई है, वो जो उनके वकील के साथ बातचीत लीक की गई है, वो भी मामला अदालत में पहुंच गया है। ये कोई बेहतर अमल तो नहीं है, लेकिन कभी भी हमने देखा कोई सुराग नहीं मिल सका कि ऑडियो लीक होती कहां से है, ये ऑडियो को रिकॉर्ड करता कौन है। ब्रॉडर चीज है कि ये जो केसेस हैं इनका आउटकम क्या होगा। हमें बताया गया कि फॉरेन फंडिंग जो है कोई बहुत ही खतरनाक केस है, वो 8-10 साल अकबर एस बाबर साहब उसके पीछे भागते रहे। अभी कहाँ है वो फॉरेन फंडिंग वाला केस? उसका क्या आउटकम हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? तोशा खाना के हवाले से इट वॉज अ ग्रेट बबल इन द एयर, वो 3 साल की सजा हुई, सजा तो सस्पेंड हो गई और यू नेवर नो कि आगे उसका क्या चलेगा। ये जो ऑडियो शाडियो हैं, ये तो कहते हैं ना कि वो शेख रशीद जैसे कहा करते हैं कि ये हल्की फुल्की मौसीकी है, चलती रहती है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? मसलन ये जो बुशरा बीबी और सरदार लतीफ खान कोसा की ऑडियो आए, उसका बस यही है कि घर में जो है उनकी आपस में कोई हल्की फुल्की मिसअंडरस्टैंडिंग है, बाकी उसका लीगल इम्प्लीकेशन तो कोई नहीं है, उसका इम्पैक्ट कोई नहीं है पॉलिटिकल। उसकी वजह से क्या असर पड़ा? ये जो खावर मानेका का मुलाजिम आया, उससे क्या फर्क पड़ा? मुझे ये बताएं। जो अपील है अगर है जितनी है बानी चेयरमैन पीटीआई की, लतीफ नौकर जो है उसके बयान से कोई पड़ता है। इससे ज्यादा खतरनाक चीजें आई हुई हैं मार्केट में, उसके बावजूद भी अगर सारी सियासी जमातें उस शहर को नहीं तोड़ पा रही, उस फिनोमिनन को ब्रेक नहीं कर पा रही, तो ये ऑडियो वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान।